सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी चैनल एजुकेशनल स्टडीज़ में। इस चैनल का मेन पर्पस है आपको फिज़िक्स और साइंस के जो कि प्रिंसिपल्स लॉ है उसके बारे में बताना और आपकी नॉलेज पावर को बढ़ाना। सो हमारा आज का ये टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसके पहले हमने देखा था अनबैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अगर आपने ये अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। और उसे दूसरी तरह से हम कहें तो फॉर एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट मास दैट द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन। यानी कि F इज इक्वल टू एम ए, जो कि हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है उससे हमें पता चलता है। और फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कहता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। यानी कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो कहता है कि जो फोर्स है, जो नेट फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा चेंज इन मोमेंटम। यानी कि जितना ही चेंज इन मोमेंटम होगा उतना ही फोर्स होगा, और जितना ही फोर्स होगा उतना ही चेंज इन मोमेंटम होगा। और उस स्टेटमेंट को अगर हम दूसरी तरह से लिखें सो F इज इक्वल टू एम है। यानी कि जो नेट फोर्स है वो होगा मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। यानी कि जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू होगी F इज इक्वल टू एम ए। सो आइए हम जानते हैं इसे मैथमेटिकल तरीके से कैसे प्रूव करें। अब यहाँ पे हम जानते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पर बैलेंस फोर्स लगता है तो अगर वो उसकी रेस्ट कंडीशन में है तो रेस्ट कंडीशन में रहेगा, और अगर वो कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी वो कांस्टेंट स्पीड वो चालू रखेगा। अब यहाँ पे हम न्यूटन सेकेंड लॉ में जानते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करे तो क्या होगा, और यही हमें न्यूटन सेकेंड लॉ बताता है। अगर आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पता नहीं है और बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में भी आप नहीं जानते तो इससे पहले मैंने इन दोनों के वीडियोस बना रखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में से या प्लेलिस्ट में से उसकी लिंक मिल जाएगी। अब हम जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट पर अगर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करे तो क्या होगा। अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पर यदि अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे सो क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स के कारण ये जो ऑब्जेक्ट है उसमें एक्सेलरेशन होगा। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि एक्सेलरेशन के फैक्टर्स क्या है, क्योंकि हमें न्यूटन के सेकंड लॉ में ये यूज़ हो गए। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन किस वजह से होता है वो तो हमने जान लिया, बट एक्सेलरेशन के जो फैक्टर है अब वो हम जानते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, फर्स्ट है ऑब्जेक्ट 1 और दूसरा है ऑब्जेक्ट 2। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट 1 है उसका मास है 5 kg और ऑब्जेक्ट 2 है उसका मास है 15 kg। सो यहाँ पे हम दोनों ऑब्जेक्ट पर समान फोर्स लगाते हैं जो कि है 20 न्यूटन। F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट 1 है उसका मास 5 kg है और ऑब्जेक्ट 2 है उसका मास है 15 kg। सो यहाँ पे तो हम इक्वली फोर्स लगा रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट पर, बट यहाँ पे जिसका मास कम है, लेसर मास है, यानी कि ऑब्जेक्ट 1 का, वो ऑब्जेक्ट 2 के कंपैरिजन में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि ज़्यादा दूर तक जाएगा, क्योंकि उसका जो मास है वो ऑब्जेक्ट 2 से कम है। और यहाँ पे हम सेम फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट 1 है जिसका मास 5 kg है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि उसका एक्सेलरेशन है वो ऑब्जेक्ट 2 से ज़्यादा होगा।
यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, हमने जो फोर्स अप्लाई किया है दोनों ऑब्जेक्ट पर उसकी वैल्यू तो सेम थी, बट जो ऑब्जेक्ट है हमारे उसके जो मास थे वो डिफरेंट थे। यानी कि हमें पता चलता है कि हम जितनी फोर्स की वैल्यू है वो इंक्रीज़ करेंगे उतनी ही कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, उतनी ज़्यादा दूरी तक जाएगा। यानी कि जितनी ज़्यादा फोर्स की वैल्यू होगी कोई ऑब्जेक्ट उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन करेगा। यानी कि नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स। बट यहाँ पे हमने ये भी देखा कि अगर हम फोर्स की वैल्यू सेम रखें और दो ऑब्जेक्ट ले और दोनों का मास अगर डिफरेंट हो, सो क्या होगा, जिसका मास कम है वो ज़्यादा मास वाले जो ऑब्जेक्ट है उससे ज़्यादा दूरी तय करेगा। यानी कि यहाँ पे हमें पता चलता है अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। यानी कि हमें अगर उसे ज़्यादा डिस्टेंस तक भेजना है तो हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। और हम जानते हैं कि ज़्यादा डिस्टेंस तक हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कर अगर भेजना है तो क्या होगा, उसका ज़्यादा एक्सेलरेशन होना ज़रूरी है। सो यहाँ पे हमें फोर्स ज़्यादा लगाना होगा अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, क्योंकि अगर मास ज़्यादा होगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी कम होगा। यानी कि यहाँ पे अगर फोर्स की वैल्यू सेम होगी और किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा, सो यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन कम होगा, क्योंकि यहाँ पे उसका मास ज़्यादा होने के कारण हमें फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। यानी कि एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सो हम जानते हैं कि जब फोर्स अनबैलेंस होगा, सो बिकॉज ऑफ अनबैलेंस फोर्स एक्सेलरेशन इज अकर। यानी कि जब फोर्स एंड अनबैलेंस हो जाएगा तब एक्सेलरेशन होगा कोई भी ऑब्जेक्ट का। और हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन किसके डिपेंड ऑन होता है, यानी कि एक्सेलरेशन के टू फैक्टर से, पहला है नेट फोर्स और दूसरा है 1/मास। यानी कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स और 1/मास, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सो यहाँ पे आगे ही हमने जान लिया है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स और एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू नेट फोर्स बाय मास। सो F इज इक्वल टू ma, विच इज नोन एज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब ये तो हमने थियोरिटिकली इसे प्रूव किया, अब इसे मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। सो यहाँ पे हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, वो कहता था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। सो यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब यहाँ पे फोर्स प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन टाइम। यानी कि यहाँ पे मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, जो कि उसका फॉर्मूला है। और यहाँ पे पी आई इज इक्वल टू mu इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम एंड पी एफ इज इक्वल टू mv इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। यानी यहाँ पे हम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे, क्योंकि ये है चेंज इन मोमेंटम जो कि हम जानते हैं अपॉन टाइम। अब यहाँ पर से हम मास है वो कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि मास है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। सो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट होने के कारण हम उसे क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक और फॉर्मूला है एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। सो यहाँ पे हम उस फॉर्मूले को पुट करेंगे, यानी कि v माइनस यू अपॉन टी के बदले हम पुट करेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू A, यानी कि हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू ma। अब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल टू को निकालने के लिए कोई कांस्टेंट ले लेते हैं जो कि है k, वेयर k इज़ कांस्टेंट, यानी कि F इज इक्वल टू ka वेयर k इज़ कांस्टेंट। सो यहाँ पे F इज इक्वल टू ma हमें मिल गया है, जो कि है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो उम्मीद है आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट कर सकते हैं।
मैं उस कमेंट को देखकर आपको रिप्लाई करूँगा या फिर न्यू वीडियो उस कमेंट पर बना के दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।